मैं अनुराग त्रिपाठी प्रगति संस्थान अन्नापुर से आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ गोदावरी नदी तंत्र। गोदावरी नदी तंत्र के पहले आपको बताया गया था जो नदी तंत्र उसमें उत्तर भारत के नदी तंत्रों के साथ साथ दक्षिण भारत के नदी तंत्र में पश्चिम घाट से निकलने वाली नदियों के बारे में आपने अध्ययन किया है और जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं उनका भी अध्ययन आपने कर लिया है। अब आज आपका जो नदी तंत्र लिया गया है उसको आप देखिए। ये नदी तंत्र किस नाम से जाना जाता है? यह नदी तंत्र है गोदावरी नदी तंत्र। इसका नाम है गोदावरी नदी तंत्र। अब गोदावरी नदी तंत्र को समझने से पहले जो गोदावरी शब्द है, गोदावरी शब्द तेलुगु भाषा के शब्द गोद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मर्यादा। फिर आप ये देखते हैं, अगला प्रश्न इसमें ये बन जाता है कि इसको किस किस नामों से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से, दक्षिण की गंगा के नाम से और बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है। यह उसका उपनाम हो गया। कभी कभी दक्षिणी गंगा कह दिया जाता है, तो दक्षिणी गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें एक बात और कल आपने देखा था, लंबाई के आधार पर अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जब आपसे कहा जाएगा या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे कहा जाएगा तो आप इसका उल्लेख कर देंगे गोदावरी नदी। अब आगे आप ये देखते हैं, आपसे पूछा जाता है कि नदी का प्रवाह किन राज्यों में है। तो आप इसको देखिए, नदी का प्रवाह जिन राज्यों में हो रहा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद फिर तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना 2014 में बना है, नया राज्य है, आंध्र प्रदेश का ही है, और पुडुचेरी। पुडुचेरी में 3 स्थान हैं, कराईकल, माहे, यनम। तो जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से पुडुचेरी जो है 3 राज्यों में विस्तृत है, कराईकल, माहे, यनम। तो उसका जो माहे तो केरल में है, यनम जो है पुडुचेरी में है, और फिर आगे छत्तीसगढ़ में भी इस नदी का क्षेत्र पड़ता है। इसके बाद मध्य प्रदेश से कई इसकी सहायक तंत्र निकलती हैं, उड़ीसा के कुछ जिलों से प्रवाहित होती है और अंत में कर्नाटक भी इसका क्षेत्र है। तो इस तरह से इतने राज्यों से इसका प्रवाह तंत्र है और इसका उद्गम पश्चिम घाट में नासिक पहाड़ी से है और त्रयंबक नामक स्थान से है। इसकी सहायक नदियों की जब हम बात करते हैं तो इसकी सहायक में इसका ये दाहिने सहायक की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम मजीरा है। बाएं साइड की नदियों में, इधर से बाएं साइड की नदियां आकर के इससे मिलेगी, जिसमें प्रणाहिता है, दुधना है, पेनगंगा है, वर्धा है, वेलगंगा है, इंद्रावती। तो प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाते हैं कि कौन से गोदावरी नदी की सहायक है, कौन गोदावरी नदी की सहायक नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसे मजीरा हो गया, प्रणाहिता है, दुधना है, पेनगंगा, वर्धा, वेलगंगा, इंद्रावती, ये सब नदियां जो हैं सहायक है। थोड़ा सा चित्र में हम जब यहाँ देखते हैं तो चित्र में देखने पर आपको यह स्पष्ट देखिए हो रहा होगा, ये मुख्य नदी गोदावरी है।
ये मुख्य नदी गोदावरी है। राजमुंदरी के समीप तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंदरी, वहाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यहाँ पर इसका मुहाना नासिक है, महाराष्ट्र में त्र्यंबक पर्वत है। इसकी जो सहायक नदियों में देखिए, इधर से दक्षिणवर्ती में मजीरा है और वामवर्ती इसकी जो सहायक नदी है उसमें वर्धा है। वर्धा में आकर के पेनगंगा मिलती है और वेनगंगा में आकर के फिर वर्धा मिलती है। ध्यान से इसको सुन लीजिए, वर्धा आकर के मिलती है पेनगंगा में और वर्धा फिर आगे चलती है। पेनगंगा, चूंकि पेनगंगा का अस्तित्व वर्धा में समाप्त हो जाता है, वर्धा आगे जाती है और ये फिर मिलती है वेनगंगा में। और जब वेनगंगा में मिलती है तो उसके बाद जो नदी की शाखा बनती है उसका नाम प्रणाहिता है या प्राणहिता है, उसका नाम प्राणहिता हो जाता है। इसके बाद फिर आगे एक नदी बाएं साइड से आती है और गोदावरी में मिलती है जिसका नाम इंद्रावती है। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियों को आपने मानचित्र पर देखा। मानचित्र पर देखने के बाद अब हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें कि जो उसकी सहायक नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ है, उनका मुहाना कहाँ बनता है। तो उसके लिए आप ये देखेंगे, सबसे पहले हम इस प्राणहिता की ही बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ये बताया गया अभी कि प्राणहिता में पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा तीनों नदियों का संयुक्त जल आ जाता है। इन तीनों नदियों के संयुक्त जल को का बताया गया प्राणहिता। पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा तीनों नदियां जब मिलती हैं तो प्राणहिता बन जाती है। और इसका अपवाद दो राज्यों में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। इसका उद्गम, तो प्राणहिता का उद्गम जो बनता है वो तो वर्धा और वेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा के संगम से ही प्राणहिता बनती है। प्रारंभिक स्रोत महाराष्ट्र व तेलंगाना के बीच सीमा पर स्थित है प्राणहिता, और 113 किलोमीटर की लंबाई में ये नदी बहती है। महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा पर तीनों नदियों से संयुक्त रूप से प्राणहिता का जन्म होता है। और इसके बाद दूसरी नदी लिखी गई है वर्धा। मध्य प्रदेश, अब इस तरह से है ये, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के वर्धन शिखर से इसका उद्गम होता है और इसका जो मुहाना है ये जाके मिलती है वेनगंगा में। देखिए यहाँ से उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से और आकर के इसका मुहाना वेनगंगा है। इसके बाद में पेनगंगा या पैनगंगा का स्रोत उद्गम औरंगाबाद जिला है और मुहाना वर्धा नदी, ये भी आपका हो गया। इसके बाद में आते हैं वेनगंगा। मध्यपुरा, ये वेनगंगा जो है ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा रेंज है और सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी ढलान से इसका उद्गम है। सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकलती है और आकर के वर्धा में मिल जाती है। इसके बाद की बात आती है इंद्रावती का अध्ययन कर लेते हैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी का जो उद्गम है ये उड़ीसा क्षेत्र है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला है और वहाँ के बस्तर जिले को ये नदी जीवन रेखा प्रदान करती है। उससे बहुत लाभ है, इस नाते बस्तर की जीवन रेखा भी इंद्रावती को कहा जाता है। इंद्रावती का जो उपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की ये सीमा है। इधर महाराष्ट्र है और इधर छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर ये नदी गोदावरी से मिल जाती है। इसके बाद फिर आप आते हैं मजीरा। मजीरा जो है दक्षिणवर्ती सहायक गोदावरी की है जिसका उद्गम अहमदनगर जिला है और बालाघाट पर्वतमाला से निकलती है और इसका मुहाना गोदावरी नदी है। अब यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगरों से आप परिचित हो लें।
क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद पुनः हम आपको इस नदी से संबंधित एक और मानचित्रीकरण के रूप में इसको समझाने का प्रयास करेंगे। नासिक शहर है, त्र्यंबकेश्वर है, भद्राचलम है, नांदेड़ है, औरंगाबाद है, नागपुर है, निजामाबाद है, राजमुंदरी है, बालाघाट है। इतने मुख्य शहर हैं जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। आपसे पूछा जाता है राजमुंदरी किस नदी के तट पर है, औरंगाबाद किस नदी के तट पर है, नासिक किस नदी के तट पर है, तो उस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। प्रमुख बांधों में आप देख लीजिए, जायकवाड़ी तो बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पोचमपाद परियोजना भी बहुत ज्यादा पूछी गई। तो पहले बांध के अंतर्गत श्री राम सागर परियोजना, गंगापुर बांध, घंटाघर बांध, जायकवाड़ी बांध, ये प्रमुख है। अब एक बार पुनः हम इसका अध्ययन इसके नदी तंत्रों के रूप में कर लेते हैं। नदी तंत्रों के रूप में जब इसका अध्ययन हम करते हैं तो यहां पे देखिए, नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलने के बाद यहां देखिए कुछ प्रमुख स्थान आ गए उसके किनारे, जिसमें नासिक, नांदेड़, पैठण महाराष्ट्र के नगर है प्रमुख। नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक परियोजना बनी है जिसका नाम जायकवाड़ी परियोजना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो नदी तंत्र इसमें आकर के एक मिल रहा है, वह नदी तंत्र देखते हैं जिसमें वर्धा है और वर्धा में आगे मिलती है पेनगंगा, और अभी वर्धा का अस्तित्व बना हुआ है, और फिर वर्धा जाकर के मिल जाती है वेनगंगा में, और वर्धा और वेनगंगा मिलने के बाद नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता, और प्राणहिता आकर के फिर मिल जाती है गोदावरी में। पेनगंगा में कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो महाराष्ट्र के अभयारण्य भी उसी के तट पर स्थित हैं, जैसे पेंच, कान्हा, ये छोटी छोटी नदियां हैं और अभयारण्य है। वेनगंगा की कुछ सहायक में है चंदन नदी, देव नदी, बावनथड़ी, इस तरह से छोटी छोटी सहायक। फिर और आगे जब हम बढ़ते हैं पूरब की तरफ, क्योंकि ये पश्चिम है और ये पूरब, नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। और पूरब जब हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि इंद्रावती नदी आ रही है, जो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक है। और अभी आपको बताया गया कि ये बस्तर की गंगा है, बस्तर जिले की गंगा इसको कहते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसी के तट पर स्थित है, और इसी में गोदावरी नदी पर रामगुंडम परियोजना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, पोचमपाद परियोजना है, बहुत बार पूछा गया है, मिलान करने के लिए भी सूचियों का दिया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी तट पर नदी पहुंचती है, जो तंबाकू शोध संस्थान भारत का है, और आगे जाकर के नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक बार पुनः आप इसको समझने नदी की शाखाओं को। और मजीरा नदी, यहाँ पर देखिए, मजीरा नदी का उद्गम आपको ये बताया गया अहमदनगर जिला और बालाघाट पर्वत से, और आकर के फिर ये गोदावरी में मिल जाती है, ये मजीरा है। तो अब यहाँ पर आपने नदी कहाँ से निकली, नदी की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, नदी पर कौन कौन से बांध हैं, उद्गम, मुहाना, प्रमुख राज्यों से अपवाह, इन सब चीजों के बारे में आपने गोदावरी नदी तंत्र के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया है। गोदावरी नदी के अध्ययन को विस्तृत रूप से देखने के लिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये बूढ़ी गंगा है, दक्षिण गंगा है,
बृहद गंगा है। गोदावरी शब्द तेलुगु भाषा का है जिसका अर्थ बूंद है, जिसका अर्थ मर्यादा है। लंबाई 1465 किलोमीटर की है। 3,13,882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर नदी का अपवाह तंत्र है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रवाह इसका है। इसके बाद तेलंगाना में है, तेलंगाना के बाद फिर छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, फिर इसके बाद उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में अपवाह इसका है, कर्नाटक में। उद्गम आपको बता दिया गया, नासिक पहाड़ी त्र्यंबक पठार है। सहायक दक्षिणवर्ती सहायक में केवल मजीरा है। वामवर्ती सहायक में प्राणहिता, दुधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। प्राणहिता नदी बनती है 3 नदियों से, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा से बनती है। इसका प्रवाह प्राणहिता का महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। उद्गम वर्धा और वेनगंगा के संगम से होता है, अभी आपको बता दिया गया। और प्रारंभिक स्रोत प्राणहिता का महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच सीमा रेखा भी बनाती है, ये भी एक प्रश्न हो जाएगा। वर्धा का जो उद्गम है मध्य प्रदेश बैतूल जिला का वर्धन शिखर है और वर्धा फिर आकर के वेनगंगा में मिल जाती है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट आपको दिखाया गया है कि इधर से दाहिने से मजीरा मिल रही है, बाएं से वर्धा में पेनगंगा मिल रही है और फिर वर्धा और वेनगंगा मिल रही है और वेनगंगा बन रही है प्राणहिता और प्राणहिता आकर के मिल रही है गोदावरी। तो इस तरह से आपको गोदावरी नदी का एक समग्र अध्ययन कराया गया। इससे संबंधित जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उसकी श्रृंखला भी आपको दी जाएगी और इसको देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।